ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज है 30 मई, रविवार का दिन। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे 28 मई यानी फ्राइडे को मार्केट कैसा था और समझेंगे 31 मई यानी महीने के आखिरी दिन मंडे को मार्केट कैसा रहने वाला है। पहले अगर बीते हुए दिन की बात करें तो बीते हुए दिन में हमने बहुत ही शानदार ट्रेंड देखा। एक्सपेक्टेड था कि तेज़ी होने वाली है और वही हमने देखी और एक अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिला। ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग हुए हैं, नया हाई भी बनाते हुए दिखाई दिए हैं। तो अभी आगे का क्या ट्रेंड हो सकता है, तो पहले इसके लिए हमें करंट ट्रेंड के बारे में डिस्कशन करना होगा। उसके बाद में आगे समझेंगे कि आगे किस तरीके का मूवमेंट आ सकता है। तो फिलहाल डेली चार्ट्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट 2 दिन से डोजीज बनते हुए दिखाई दे रही है या स्पिनिंग टॉप आप कह सकते हैं। तो जो स्पिनिंग टॉप्स हैं ये एक इंडिसाइसिवनेस का सिग्नल होता है। हायर लेवल्स पे इंडिसाइसिवनेस अच्छी नहीं होती है, वहाँ से काफ़ी बड़ा रिस्क बन सकता है कि वापस में एक करेक्शन आ सकती है। लेकिन यहाँ से कितना बड़ा रिस्क है, यहाँ से अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो मुझे लगता है यहाँ से अगर वापस रिट्रेसमेंट होता है नीचे तो 15,174 ये लेवल का रिस्क है। क्योंकि अगर मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूँ तो हालांकि ट्रेंड लाइन की जो लेवल्स आते हैं वो तो काफ़ी नीचे आते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 15,174 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो अगर यहाँ से गिरावट होती है 15,174। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर कल गिरावट होती है यहाँ पे तो एक इशू बन सकता है। अगर नेगेटिव ओपन होता है, मान लीजिए, हालांकि ये होने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर नेगेटिव ओपन होता है तो यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा। इवनिंग स्टार अगर पैटर्न बनता है तो फिर हमें इशू होने लगेगा यहाँ पे, क्योंकि फिर एक बेरिश पैटर्न बन सकता है और फिर से गिरावट हो सकती है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल तेज़ी से ही खुलेंगे और तेज़ी में ही बने रहेंगे। ऊपर के टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर में टारगेट्स 15,550 से लेकर 15,650 के बीच के आते हैं। इस रेंज में एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर हायर लेवल्स पे आते हैं 15,550 से 15,650 की इस रेंज में आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल नीचे के लेवल्स पे स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो इमीडिएट स्टॉप लॉस आपका बनता है लगभग 15,350 का। तो किन्हीं की लॉन्ग पोजीशन है तो 15,350 के स्टॉप लॉस के साथ में आप अपनी पोजीशंस काट सकते हैं। और ओवरऑल मुझे अभी पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, नीचे आने के कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन कल की ओपनिंग अगर नेगेटिव या फ्लैट होती है और फिर ये प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो फिर एक इशू बन सकता है, तब यहाँ पे आपको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि लास्ट डे की अगर हम बाइंग देखें तो कैश मार्केट की बाइंग भी अच्छी है, फ्यूचर्स मार्केट की बाइंग भी अच्छी है। तो ओवरऑल खरीदारी का माहौल रहा है और मैंने ये भी नोटिस किया है कि लास्ट के कुछ मिनटों के अंदर में और अच्छी बाइंग होते हुए दिखाई दी है। तो ये सारे साइंस काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे रीज़न है मार्केट के ऊपर जाने के। अगर मैं वैसे बात करूं तो निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 इन सब ने ऑल टाइम हाई बनाया है और सारे के सारे अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखें तो उन्होंने ब्रेकआउट भी दिया है। हम निफ्टी के भी वीकली और मंथली चार्ट्स पे जाएंगे और अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें तो निफ्टी 100, 200, 500 इन सब ने एक बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट्स पे, जो सजेस्ट करता है कि कम से कम यहाँ से 10% की अपसाइड और बन सकती है। अगर 10% की अपसाइड है तो यानी निफ्टी भी यहाँ से ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17,000 के आसपास आ जाएगा, जो हमने पहले भी डिस्कशन किया है। लेकिन ये 10% एक महीने में होगा या 2 महीने में, ये देखने वाली बात हो सकती है। और फिलहाल के लिए अगर सेक्टर्स की बात करें कि किन सेक्टर्स में तेजी और किन सेक्टर्स में मंदी है, तो अभी मुझे लगता है मंदी के अंदर में थोड़ा सा जो सेक्टर है वो सिर्फ फार्मा है, अदरवाइज कोई सेक्टर मुझे मंदी में दिखाई नहीं देता है। अगर साइडवेज कंसोलिडेशन की बात करें तो अगर हम कमोडिटीज़, मेटल्स और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस देखें तो ये कुछ 3 सेक्टर हैं, 4 सेक्टर्स हैं जो अभी थोड़े कंसोलिडेशन में है। कमोडिटीज़ में जैसे ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स हो गए या फिर आप अगर और कोई खाने पीने की चीज़ें आप देखें तो इन सारे स्टॉक्स कुछ है कि इनके अंदर में कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। मेटल्स, पीएससी ये थोड़े कंसोलिडेशन जोन में है। और कौन से सेक्टर ट्रेंडिंग है, अगर मैं ट्रेंडिंग की बात करूं तो भी फिलहाल के लिए एनर्जी और इंफ्रा में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने मिल रही है, जिनके अंदर में रिलायंस भी आता है और एल&टी भी आता है और कुछ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस भी आते हैं जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इस टाइप के स्टॉक्स। वहीं पीएसयू बैंक्स में भी हमने बहुत शानदार तेज़ी देखी। एसबीआई भी ज़बरदस्त तेज़ी में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स आए हैं तो कई लिहाज से अगर देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो रिजल्ट्स है वो कुछ महीने में ख़राब भी है, कुछ महीने में अच्छे भी हैं। अब ये देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो वी हैव टू सी, वेट एंड वॉच करना होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे कैसे रिएक्ट होता है। हालांकि मुझे लग रहा है जिस तरीके का ट्रेंड है पॉजिटिव रिएक्शन ही मिलना चाहिए, बट फिर भी हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके पेशेंसली उसे ट्रेड करना चाहिए।
ऑटोज़ की बात करें तो वो भी लोअर लेवल से रिवर्सल की तरफ मूव कर रहे हैं। एफएमसीजी भी काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन कर लिया है, तो वो मुझे लगता है वो भी अब इस हफ्ते और आने वाले कुछ दिनों के अंदर में कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। रियलिटी की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर में भी हमें एक लोअर लेवल से बहुत शानदार रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है, और एक्सपेक्टेड है कि जिस तरीके से अब धीरे धीरे अनलॉक होना शुरू होगा तो इस सेक्टर के अंदर में फिर से तेज़ी आना शुरू होगी, और जिससे मार्केट को भी सहारा मिलेगा और ओवरऑल इकोनॉमी भी ठीक होते हुए नज़र आ सकती है। वहीं पे सर्विस सेक्टर या आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इनमें भी हमें एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन कुछ दिन और रह सकता है। लेकिन विप्रो जैसे कुछ काउंटर्स हैं या कुछ सेलेक्टेड आईटी काउंटर्स हैं जिनके अंदर में ब्रेकआउट्स देखने मिल रहे हैं, जो और लंबे दौड़ के लिए तैयार है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी भी आईटी काउंटर के अंदर में बहुत सिलेक्टेड ही बाइंग करनी है, लेकिन ओवरऑल तेज़ी का ही माहौल बना हुआ है। और फाइनल अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल सर्विसेज में और बैंकिंग स्टॉक्स में, तो प्राइवेट बैंक स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली है हमको, और उम्मीद है कि और तेज़ी देखने के लिए रहेगी। और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जिनके अंदर में एक अच्छा रिवर्सल मिल सकता है, बट अदरवाइज अभी भी फाइनेंशियल स्टॉक्स में थोड़े बहुत प्रेशर रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में ही सिर्फ एक थोड़ी सी इश्यूज़ है, जब तक वहाँ पे पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं आ जाती कि किस तरीके का ट्रेंड रहेगा आगे, तब तक उनमें थोड़ी सी बाइंग आप अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने इनिशियली जो डिस्कस किया, उन सारे सेक्टर्स के अंदर में आपको अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। और ओवरऑल जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ, मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार तेज़ी आपको आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकती है। निफ्टी के अगर वीकली चार्ट्स में देखें तो यहाँ पे क्लियरली हमें एक बहुत ही शानदार परफेक्ट कप बनते हुए दिखाई दिया है। ये बहुत ही अच्छा साइन है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, हमने पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करी थी कि यहाँ से या तो इमीडिएटली ब्रेकआउट होगा, और नहीं तो आपको एक शायद वापस से कप एंड हैंडल देखने के लिए मिल सकता है। हैंडल फॉर्मेशन भी हो सकता है। अगर हैंडल फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे फिर से मुझे लगता है कि आपको नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए वेट करना पड़ेगा, यानी लगभग आपको अराउंड 10 ट्रेडिंग सेशंस के लिए वेट करना पड़ेगा। 10 to 15 ट्रेडिंग सेशंस के लिए वेट करना पड़ सकता है ये कंसोलिडेशन को होने में। अगर ये कप एंड हैंडल बनाता है तो फिर बाद में ब्रेकआउट होगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये जो लेवल है अराउंड हमारा 15,174 और 15,000 का, इस लेवल के बीच से अगर ये यहाँ पे ब्रेक होता है तो फिर ट्रेंड फिर से चेंज हो सकता है, और डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन हालांकि ये भी डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन नहीं लग रहा है। ऐसे अगर कोई पॉसिबिलिटीज़ होगी तो डेफिनेटली हम आने वाले वीडियोज़ के अंदर में एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए वीकली चार्ट्स में बड़ा ब्रेकआउट आने की संभावना है, और जिससे हमें क्लियरली यहाँ से 10% तक की तेज़ी ज़रूर देखने के लिए मिलेगी आने वाले दिनों में। निफ्टी की अगर मंथली चार्ट की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही शानदार बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिल रही है, जो कि काफ़ी शानदार है। और बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जिस तरीके की क्लोजिंग है, मुझे लगता है कि कल अगर 50 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे भी क्लोज हो जाता तो भी ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ऑलमोस्ट रहते हुए नजर आएगी, जिससे पैटर्न कंप्लीटली बुलिश ही रहेगा। इसलिए अगर मंथली चार्ट में बुलिश है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे का जो ट्रेंड है वो उसी तरीके से बुलिश रहेगा। और आप क्लियरली देखेंगे जब जब कैंडल ने बुलिश कैंडल बनाई है उसके बाद में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली है। अब यहाँ से 10% की होती है या 5% की होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 10% की तेज़ी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है वीकली, मंथली और डेली चार्ट्स पे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल है कि 10% तक की मूवमेंट देखने मिलेगी। नहीं भी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 5% तो आपको यहाँ से और ऊपर तक जाते हुए दिखाई देंगे। सो फाइनली अगर निफ्टी के टारगेट्स की बात करूं या लेवल्स की बात करूं तो निफ्टी यहाँ से मुझे अगर मैं कल की अगर तेज़ी होती है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आपको लगभग 15,550 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर और ज़्यादा तेज़ी होती है तो 15,650 इस रेंज के अंदर में आ सकता है। और लोअर रेंज की बात करूँ तो मुझे लगता है कि लोअर रेंज के अंदर में अभी इमीडिएटली जो सपोर्ट रहेगा वो आपका 15,400 ही रहेगा। इसके नीचे जाने का मतलब है कि आपके पास में एक बार खतरे की घंटी बज सकती है, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा ख़राब होते हुए आपको नज़र आ सकता है। खासकर ध्यान रखें कि अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो इमीडिएटली रश ना करें मार्केट में तेज़ी करने के लिए, थोड़ा सा मार्केट को संभलने दें और लगभग आधी घंटे बाद ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए पॉजिटिव ओपन होगा कल तो काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस बन सकती है और 15,550 15,650 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और वहीं पे अगर कल गिरावट होती है यानी नेगेटिव ओपनिंग हो तो हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि 15,400 ब्रेक होते ही फिर से एक अलर्ट आएगा हमारे पास में और 15,350 हमारा अभी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा। इसलिए मुझे अभी फ़िलहाल बुलिश लेवल्स ही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं ऊपर में आपको नीचे 15,450 से लेकर 15,550, ऊपर में 15,650 तक की ही बात करूंगा बुलिश लेवल्स। और बेयरिश लेवल्स अगर बात करता हूं तो बेयरिश लेवल्स काफ़ी ज़्यादा नीचे हो सकते हैं, जो कि लगभग अगर कल देखें तो 15,400 से लेकर नीचे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15,400 से लेकर 15,000
300 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इस बीच में आपको ट्रेड देखने मिल सकता है, लेकिन 300 अगर ब्रेक होता है, इवन 350 जो ब्रेक होता है तो भी बड़ा रिस्क बन सकता है। क्लोजिंग बेसिस पे 350 के नीचे अभी इमीडिएटली क्लोज नहीं होना चाहिए आगे के फर्दर अप ट्रेंड के लिए। बात करते हैं सेंसेक्स की। अगर सेंसेक्स में देखें तो यहाँ पे भी तेज़ी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे भी हायर लेवल्स पे डोजीज बन रही है। इमीडिएटली रेजिस्टेंस आ रहा है 51,834 पे, और यहाँ पे भी कंटिन्यूसली हमने देखा कि लास्ट 2 दिन से डोजीज बन रही है। और डोजीज का क्लियर मतलब है जब तक हमें एक नेक्स्ट फॉलो ऑन नहीं मिलता, हमें कन्फर्मेशन नहीं रहेगा कि हमें किस साइड जाना है। तो यहाँ पे फिर से जो डोजी बनी है ये क्लियरली साइन है कि अब हमें कल फॉलो अप चाहिए, यानी कल पॉजिटिव ओपनिंग चाहिए। अगर कल पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो हाईली पॉसिबिलिटी है कि हम हायर ही ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर कहीं से नेगेटिव ओपन होता है तो फिर से ट्रेंड रिवर्सल के साइन मिल सकते हैं। इसलिए अगर मैं बुलिश रेंज की बात करूं कि बुलिश रेंज क्या रहने वाले हैं, तो तेजी अगर होती है, पॉजिटिव अगर खुलता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 51,850 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। इनफैक्ट ऊपर में 52,000 तक के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो तेज़ी में अच्छी तेज़ी आपको देखने मिलेगी। और वहीं पे अगर गिरावट होती है तो क्या हो सकता है, मुझे लगता है गिरावट के लिए लगभग 51,000 का जो लेवल है ये आपके स्टॉप लॉस की तरह एक्ट कर सकता है। तो 51,000 आपका स्टॉप लॉस रहेगा आपकी लॉन्ग पोजीशंस के लिए। वहीं पे 51,850 और 52,000 हायर लेवल्स पे जाते हुए दिखाई दे सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी है। कोई मुझे अभी फ़िलहाल तेज़ी का ही व्यू दिखाई दे रहा है, फिर भी ओपनिंग के ऊपर मैं ध्यान दें और उसी हिसाब से ट्रेड करें। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आपको देखने के लिए मिली है लोअर लेवल से, और ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 4,000 पॉइंट से ज़्यादा हम ऊपर में है। तो मुझे यहाँ पे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे 35,400, ये परफेक्टली मेंटेन होते हुए नज़र आ रहा है, एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब अगर मैं इस रीजन की बात करूँ 35,400 के ऊपर की, तो 36,400 यानी अब 1000 पॉइंट ऊपर में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। और एक्चुअली में ये एरिया जो है ये पूरा ही बहुत बड़ा मेगा रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये अगर निकल जाएगा तो फिर यहाँ इसके ऊपर की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसी रेंज के अंदर में काफ़ी दिन कंसोलिडेशन किया है और उसी के बाद में एक ब्रेकडाउन भी मिला है, और साथ ही में यहीं पे एक बड़ा ब्रेकआउट लोअर लेवल से जब आया था उसके बाद में यहाँ पे एक अच्छी आपको कंसोलिडेशन देखने मिली, एक यहाँ से हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। तो सारा जो किस्सा है वो इसी रेंज का। तो अब ये एक बहुत ही क्रूशियल रेंज पे हम आ चुके हैं, हम इसे कह सकते हैं कि एक क्रूशियल रेंज है। ये निकालना इमीडिएटली काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि क्रूशियल होगा। अगर ये इमीडिएटली निकल जाती है तो अच्छी तेज़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जितना यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद में बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक साथ अगर ये बढ़ेगा तो फिर वापस गिरने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसलिए अगर मैं यहाँ पे तेज़ी की बात करूँ बुलिश लेवल्स, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या पीएसयू बैंक जो है वो तेज़ी के अंदर में है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीएसयू बैंक्स में अच्छी तेज़ी होगी, और उसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक ये सब लीड करते हुए नजर आएंगे। इसलिए मुझे कैनरा बैंक, एसबीआई, बीओबी इन सब के चार्ट्स अच्छे भी लग रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इनमें तेज़ी भी बनी रहेगी। और फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली जो मैं बात कर रहा हूँ वो है लेवल्स की। तो लेवल्स की कल अगर बात करें तो अच्छी तेज़ी अगर देखने मिलती है तो लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कल यहाँ पे 35,750 तक के लेवल्स तो इमीडिएटली देखने के लिए मिल सकते हैं अगर अच्छी तेज़ी होती है। तो हमारी जो बुलिश रेंज है, अगर मैं बुलिश रेंज की बात करूँ तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 35,150 से लेकर 35,750 की रेंज रह सकती है, ये बुलिश लेवल्स है। और वहीं पे अगर हम बियरिश लेवल की बात करते हैं कि अगर कोई गिरावट होती है तो मुझे लगता है कि 35,400 से लेकर 34,800 ये एक रेंज रह सकती है। इस रेंज में आपको बेरिशनेस देखने मिलेगी। हालांकि हमारा जो टारगेट है वो बुलिशनेस का है। मान लीजिए अगर साइडवेज होता है, एक डोजी बनती है, तो क्या हो सकता है, तो फिर जो हमारा लास्ट डे का रेंज था 35,000 से लेकर 35,450 तक की, ये 450 पॉइंट की रेंज आपको देखने के लिए मिल सकती है। अदरवाइज लगभग ये 600 पॉइंट की बेरिश रेंज और लगभग यहाँ पे भी ऊपर में भी 600 पॉइंट की बुलिश रेंज। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। तो अगर हम बात करें निफ्टी के ऑप्शन चेन की, चेंज इन ओपन अगर नोटिस करेंगे तो 15,300 15,200 पे लास्ट डे हमको शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल रही है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन हमको मिला है कि नीचे में शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई दे रही है 15,200 15,300 पे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग जब मार्केट हाइस पे मूव कर रहा है तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि जो बेयर्स का कॉन्फिडेंस है नीचे गिराने का मार्केट को, वो वीक होते हुए नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा संकेत है। साथ ही में ये भी संकेत दे रहा है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि 15,200 300 के ऊपर में ये क्लियरली साइंस हमको मिल रहे हैं कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के लिए तैयार है। और वहीं पे 15,400 15,300 पे
बड़ी क्वांटिटीज़ में पुट राइटिंग होते हुए दिखाई दी है। तो ये जो पुट राइटिंग है ये क्या सिग्निफाई कर रही है कि मार्केट में तेज़ी की पोजीशंस बन रही है। हालांकि 15,400 15,500 पे यहाँ पे अच्छी शॉर्ट्स बनी हैं, 15,600 पे भी शॉर्ट्स बनी हैं। तो देखिए 15,500 पे जो शॉर्ट बन रही है, 600 पे बन रही है, मैं बिल्कुल उसका मैं तो समझ रहा हूँ, कोई उसमें घबराने डरने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे मार्केट प्रोग्रेस करेगा उस हिसाब से यहाँ पे भी पोजीशंस कटती बढ़ती रहेगी। और वहीं पे अगर 15,300 400 की बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से लॉन्ग्स बने हैं और शॉर्ट्स कवर हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा साइन है। इवन 15,400 पे भी शॉर्ट्स ज़रूर बने हैं, लेकिन जो लॉन्ग्स बने हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको 15,300 से आना चाहिए, क्योंकि 15,300 पे शॉर्ट कवरिंग भी है और लॉन्ग बिल्टअप भी है। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा तेज़ी के संकेत दे रहे हैं कि मार्केट में तेज़ी बनी रहेगी, मार्केट स्टेबल रहने वाला है। और साथ में अगर आपने लास्ट डे नोटिस किया होगा तो विक्स में भी काफ़ी बड़ी क्वान्टिटी में गिरावट आई थी, जिसके कारण ये जो प्रीमियम्स है यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट में स्टेबिलिटी है जो रहने वाली है वो क्लियरली हमें दिखाई दे रही है। वहीं अगर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हम देखें तो क्यूमुलेटिवली 15,400 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ दिखाई दे रहा है और इमीडिएटली नीचे में सपोर्ट बहुत शानदार अवेलेबल है। इमीडिएटली रेजिस्टेंस बड़ा जो है 15,500 15,600 की तरफ है। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी नोटिस करने के लिए मिलेगी हमको वो ये है कि 15,400 पे पुट्स की ओआई ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉल्स। तो कल कोई भी अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो कोशिश ज़रूर रहेगी बेयर्स की मार्केट को नीचे पुश करने की, लेकिन आपको जैसे ही मार्केट नीचे आएगा तो वापस बाइंग नज़र आने लगेगी। और मुझे लगता है जो तेज़ी बनी हुई है ये तेज़ी बनते हुए दिखाई ही देगी, मार्केट और हायर ट्रेंड करता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन की रीडिंग अगर करें तो यहाँ से एक अच्छी तेज़ी के संकेत मिल रहे हैं और नीचे में 15,300 350 की जो रेंज है इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। FIDIs के अगर कैश मार्केट डेटा की बात करें तो FIs ने 913 करोड़ का माल खरीदा है और DIs ने भी 1275 का माल खरीदा है। तो ये दोनों की जो बाइंग है ये एक यहाँ पे अच्छा कॉन्फिडेंस दे रही है, क्योंकि हाइस पे इन्होंने खरीदा है माल, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर रहा है कि अगर ये हाइस पे माल खरीद रहे हैं यानी मतलब ये और कुछ दिन कंटिन्यू कर सकते हैं बाइंग। और इन्हें भी लग रहा है कि ब्रेकआउट होने वाला है या ब्रेकआउट हो चुका है और ये फॉलो थ्रू बाइंग करेंगे और हायर लेवल्स पे सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। FIs के अगर हम F&O डेटा की बात करें तो FIs क्लियरली 437 करोड़ का फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। इंडेक्स ऑप्शंस में भी इन्होंने बाइंग करी है, लेकिन ऑप्शंस में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पे ये जो भी एक्टिविटी करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हेज करने के लिए करते हैं। अगर ये ऑप्शन बाइंग में इंडेक्स ऑप्शंस में अगर बाइंग कर रहे हैं तो यहाँ से क्लियरली ये चीज़ समझ में आ रही है कि वो ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो लिमिटेड रिस्क लेना चाहते हैं, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि मार्केट अपसाइड जाएगी या डाउन साइड। इसलिए ये दोनों तरफ की पुट्स एंड कॉल्स दोनों बाय करके पोजीशंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं रेदर देन सेलिंग। ये सेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में रिस्क ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रिस्क बाइंग, इसलिए ये पुट्स ऑन कॉल्स दोनों बाय करके अपनी पोजीशंस को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में इंडेक्स फ्यूचर्स में भी उन्होंने बाय किया है 437 करोड़ का। तो ये डायरेक्शनल बाय है और क्लियरली जब बाय होता है तो हमने देखा है कि मार्केट आगे फॉरवर्ड ही मूव करता है। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स की अगर बात करें तो 975 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर्स इन्होंने सेल किया है, स्टॉक ऑप्शंस में भी सेलिंग करी है। तो यहाँ पे डेटा में क्लियरली है कि इन्होंने अपनी पोजीशंस जो स्टॉक्स में बाइंग है वहाँ पे सेलिंग करके अपनी पोजीशंस बचाई है और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर में भी इन्होंने कॉल या पुट्स जो भी सेल करी है वहाँ पे भी इन्होंने अपनी पोजीशंस को बचाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे ये तीनों पोजीशन सिर्फ और सिर्फ हेज के लिए है और ये डायरेक्शनल है, इसलिए मुझे लगता है ओवरऑल इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर इन्होंने लॉन्ग्स बनाए हैं तो एक तेज़ी की उम्मीद बिल्कुल बरकरार है। और साथ में अगर ये ऑप्शन सेलिंग करते तो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता कि इनको डायरेक्शन का कॉन्फिडेंस है, इसलिए इन्होंने सेलिंग करी है। लेकिन सिंस ये बाइंग कर रहे हैं इसका मतलब है कि इन्हें भी अभी मार्केट के डायरेक्शन के बारे में 100% कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ये नोट डाउन करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमें भी वेट एंड वॉच करना चाहिए और जिस तरीके से मार्केट ट्रेंड हो रहा है उसी तरीके से हमें प्ले करना चाहिए। बात करते हैं स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। तो अदानी पोर्ट्स अभी भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और मैंने 780 का आपको लेवल बताया हुआ है कि इसके बाद में एक ब्रेकआउट होगा। अगर प्रिसाइजली मैंने जो अभी लेवल्स ड्रॉ किए हैं 785 810, ये एक दो लेवल है। 785 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, 780 के बाद में एक ब्रेकआउट तो है ही क्लोजिंग बेसिस पे, और 785 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो फिर एक अच्छी तेज़ी शुरू हो सकती है। जिस तरीके से लास्ट डे एक वॉल्यूम का स्पाइक देखने के लिए मिला है, अगर ये नेक्स्ट डे 785 के ऊपर में ही खुलता है तो मुझे लगता है कि एक
एक बार इमीडिएटली बाय हो सकता है, लेकिन इमीडिएटली बाय करना भी थोड़ा सा रिस्की ज़रूर हो सकता है, क्योंकि फिर आपको स्टॉप लॉस जो है वो लगभग 770 का लगाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबिलिटी है कि हिट हो सकता है इंट्राडे में। तो मुझे लगता है कि 785 के ऊपर अगर खुलता है तो आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर कोई डिप मिले तो 770 के आसपास ही खरीदने की कोशिश करें, इससे आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। 760 750 का स्टॉप लॉस रह सकता है, और वहीं पे तेज़ी अगर फिर से बनेगी 770 के आने के बाद में तो 785 से लेकर 810 तक की तेज़ी बन सकती है, और 810 के बाद में 884 का टारगेट देखने मिल सकता है। एशियन पेंट्स की अगर बात करें तो एशियन पेंट्स में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, और नेक्स्ट लेवल जो इसका यहाँ पे निकल के आ रहा है वो लगभग आ रहा है 3030 के आसपास में, और मुझे लगता है कि एक बार ये जो अपना ब्रेकआउट लेवल है ये रीटेस्ट कर सकता है। तो 2853 के आसपास मिले तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है 2810 के स्टॉप लॉस के साथ में, और यहाँ पे आपको और अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है 3030 तक की। एक्सिस बैंक की बात करें तो करंटली रेजिस्टेंस इसने फेस किया 760 के आसपास, और वहीं पे लास्ट डे में देखा 759.7 का यहाँ पे टच करके वापस नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो टारगेट था वो तो यहाँ पे अचीव होते हुए नजर आ रहा है। अभी अगर फिलहाल मैं करंट लेवल्स की बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक फ्रेश बाय बनता है बिल्कुल, और वापस आपको 730 के स्टॉप लॉस के साथ में बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में तेज़ी 760 से लेकर 780 तक की फिर से देखने मिल सकती है। बजाज फिनसर्व की अगर बात करें तो यहाँ पे क्लियरली अगर आप देखेंगे तो एक बेयरिश सेटअप देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि वॉल्यूम्स कोई ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ से फिर से गिरावट हो सकती है या फिर साइडवेज हो सकता है, तो बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड ही करें। अगर कोई पोजीशंस है 11,565 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। बजाज ऑटो की अगर बात करें तो बजाज ऑटो यहाँ पे क्लियरली एकदम अप ट्रेंड के अंदर में हमको दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके का ट्रेंड है मुझे लगता है कि यहाँ पे और हायर लेवल्स पे ही जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी फिलहाल एकदम एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास में है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। एक छोटे से रेंज में आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा, इसलिए बेटर रहेगा कि अभी फ्रेश पोजीशंस ना बनाएं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है एक बार प्रॉफिट इस लेवल पे बुक कर ले, और वापस से जैसे ही ये यहाँ पे नया हाई बनाने की कोशिश करेगा, ये लाइन 7276 क्रॉस करता है 4276 क्रॉस करता है, तो फ्रेश तेज़ी कर सकते हैं 4400 के टारगेट्स के लिए। बजाज फाइनेंस में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, थोड़ा सा अभी अवॉइड करेंगे। बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक के अंदर में जिस तरीके का ट्रेंड है, यहाँ पे लोअर लेवल से अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए नजर आया है। साथ ही में देखिए 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया है, तो यहाँ पे एक बाइंग की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी यहाँ पे आपको अवॉइड करनी चाहिए कोई भी तरह की पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। बेटर रहेगा अभी स्टॉक को अवॉइड करें। हो सकता है कि आपको 320 तक के लेवल्स देखने मिल रहे, तो जिनकी पोजीशंस फंसी हुई है वो फिर से 320 के आसपास निकल सकते हैं, बट मुझे लगता है कि स्टॉक से थोड़ा सा अभी अवॉइड करना या दूर रहना ही बेटर है। फिर भी किसी को पोजीशंस बनानी है तो करंट लेवल पे बाय बनता है 295 का स्टॉप लॉस रखें, 295 के स्टॉप लॉस साथ में बाय कर सकते हैं 320 के टारगेट्स के लिए। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। भारतीय एयरटेल की अगर बात करें तो भारतीय एयरटेल में क्लियरली 520 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसी के आसपास ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट इसे मिला हुआ है। मुझे लगता है ये सपोर्ट जब तक होल्ड करेगा तब तक ठीक है, जैसे ये ब्रेक होगा बड़ी शार्प गिरावट हो सकती है, 460 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी स्टॉक के अंदर में कोई पोजीशन नहीं बनानी है लॉन्ग या शॉर्ट की। शॉर्ट करें 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जैसे ही ब्रेक हो उसके बाद में, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा लगभग 520 525 का, और वापस गिरावट होती है तो 460 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। बीपीसीएल की अगर हम बात करें तो बीपीसीएल में करंटली जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। करंट लेवल्स पे भी बाय किया जा सकता है। यहाँ स्टॉप लॉस थोड़ा सा आप दूर रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आप अभी बाय करके इसको पोजिशनली होल्ड करते हैं नेक्स्ट 15-20 डेज़ के लिए तो अच्छा डिविडेंड भी आपको मिल सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि हर लोअर लेवल्स पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि जितना आप लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट करेंगे उतना डिविडेंड आपका अच्छा आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मुझे लगता है ये जो चीज़ है ये आपको ज़रूर इसमें हेल्प कर सकती है, और आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक को। और साथ में बीपीसीएल में प्राइवेटाइजेशन को के भी जो न्यूज़ आ रही है वो भी काफ़ी अच्छी है कि जो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ओपन ऑफर के थ्रू एग्जिट करने का भी मौका मिल सकता है, तो अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। तो मुझे लगता है कि हर लेवल पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ब्रिटानिया में अभी कोई बाय या सेल नहीं है, स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। सिप्ला की बात करें तो यहाँ पे फिर से अगर करंटली देखें तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट अभी भी ये बहुत ज़्यादा साइडवेज है। एक छोटे से रेंज में बार बार ये फंसता हुआ नज़र आ रहा है, तो बेटर रहेगा अभी हम स्टॉक को अवॉइड करें, कोई भी तरीके की पोजीशंस नहीं बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल अभी मेरा भी न्यूट्रल है, कोई बाय या सेल दोनों ही नहीं है। फ्रेश खरीदारी की तो बिल्कुल भी सलाह नहीं है। जिनके पास पोजीशंस है 920 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें पोजीशंस को।
कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया में लोअर लेवल्स पे मैंने 144 का स्टॉप लॉस दिया है, बस यही स्टॉप लॉस रहेगा। इसके साथ आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं और ओवरऑल पोजीशंस बना के भी रख सकते हैं। ऊपर में तेज़ी भी देखने मिलेगी तो 152, 156, 160 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। डीवी स्लैब की अगर बात करें तो डीवी स्लैब में शानदार तेज़ी देखने के लिए मिल रही है और कंटिन्यूसली स्टॉक लोअर लेवल से आपको एक अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। अब अगर इसके रिजल्ट्स की बात करें, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है कि इसके अंदर में एक और अच्छी तेज़ी आपको देखने मिले। जिनके पास पोजीशंस है 4000 या लगभग 3900 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस मेंटेन कर सकते हैं। 3800 यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, अगर लोअर लेवल्स पे मिलता है तो अच्छी तेज़ी देखने फिर से मिल सकती है। और अगर अभी करंटली मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल भी बना हुआ है, अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है और यहाँ से एक अच्छी तेज़ी बिल्कुल बनते हुए दिखाई दे सकती है। डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर में फिलहाल आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है तो क्लियरली एग्जिट कर लेगा पोजीशन से। आइशर मोटर की बात करें तो एक अच्छी लोअर लेवल से रिवर्सल तेज़ी के बाद में यहाँ पे एक हैंगिंग मैन काइंड ऑफ कैंडलस्टिक देखने के लिए मिल रही है आपको। और मुझे लगता है कि ओवरऑल आपको अभी जिस तरीके की पोजीशन है यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहना चाहिए। फ्रेश पोजीशंस बनाने के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और अगर किसी ने बनानी है तो लगभग मुझे लगता है कि वापस जब ये अपने लेवल को टेस्ट करेगा लगभग 2500 को, तब आप बाय करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे भी कर सकते हैं लेकिन लोअर लेवल्स पे सपोर्ट आपको जो मिलेगा वो बहुत ज़्यादा नीचे है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने में ही भलाई रहेगी। फेडरल बैंक की बात करें तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मूविंग स्टॉक है, लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी तेज़ी दे चुका है, 89 की क्लोजिंग है और लगभग हमारे 92 के टारगेट के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है। पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में कंटिन्यूसली तेज़ी बनी हुई है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में भी हम कह सकते हैं कि अच्छी तेज़ी बनी हुई है, तो वो और कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। 86 के स्टॉप लॉस के साथ में जिनके पास पोजीशन से होल्ड करें, फ्रेश पोजीशंस बनाने की जगह नहीं है। ग्रासिम की बात करें तो ग्रासिम में यहाँ पे आपको लगभग कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ही परफेक्ट लेवल है ब्रेकआउट के लिए। कल अगर पॉजिटिव खुलता है तो इसमें आपको ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा, तो हमें बाय करके ही चलना है। लगभग 1440 का स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर में अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी तो लगभग 1600 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। HCL टेक की बात करें तो ऑलरेडी हमारा टारगेट अचीव हो चुका था, अभी फिलहाल मेरा इसके अंदर में कोई व्यू नहीं है, बहुत ही ज़्यादा साइडवेज है। अब जब तक ये 960 के ऊपर क्लोज नहीं होता, रैदर मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो लगभग 965 के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं होता तब तक कोई फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाएंगे। HDFC की बात करें तो HDFC करंटली एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर देखें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एक यहाँ पे राउंडिंग बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दे सकता है आपको। और मुझे लगता है जिस तरीके का ट्रेंड है बहुत ही शानदार ट्रेंड है और 2600 के बाद में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। करंट लेवल्स पे अगर आप बाय करते हैं ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए, थोड़ा देखिए जिस तरीके से ट्रेंड है ना, यहाँ पे मुझे लगता है स्लोली बढ़ेगा, एक साथ तो नहीं बढ़ेगा। अगर करंट लेवल्स पे खरीदते हैं तो मुझे लगता है 2450 का आप स्टॉप लॉस रखिए, ये आपको ज़्यादा बेटर देगा। 2450 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट लेवल्स पे बाय कीजिए। 2600 अगर पार करता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है जो 2700 तक इमीडिएटली आपको टारगेट देगा। 2700 के बाद में फिर से ब्रेकआउट अगर टेस्ट करता है तो फिर से बाय करें, फिर से स्टॉप लॉस लगभग 2500 का रखें और फिर ज़्यादा तेज़ी देखने मिलेगी तो 2850 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी तेज़ी बनने के संकेत मिले हुए हैं, हमने लास्ट डे देखा था कि अच्छी बाइंग होते हुए नजर आई थी। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ जो दिखाई दे रही है वो तेज़ी की ही दे रही है और मुझे उम्मीद है कि और अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। करंट लेवल्स पे मुझे लगता है कि आपको बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस की अगर बात करें, स्टॉप लॉस रहेगा 1475 का और यहाँ पे 1503 की करंट लेवल है। तेज़ी बनेगी तो 1550 पहला टारगेट, दूसरा 1600, ये दो टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे बाय किया जा सकता है। HDFC लाइफ की बात करूं तो HDFC लाइफ में अभी फिलहाल मेरा कोई व्यू नहीं है, हालांकि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और कोशिश कर रहा है इसे ब्रेक करने की, बट मुझे लगता है थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करना ही बेहतर होगा। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 2991 का करंट लेवल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है। इसका ब्रेकआउट भी ऑलमोस्ट हो चुका है और फॉलोअप भी हम कहें तो मुझे मिलते हुए नज़र आ रहा है, हालांकि कुछ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको मुझे लगता है पेशेंस रखना चाहिए। 3100 के टारगेट दिखाई दे रहे हैं करंट लेवल्स पे। लगभग स्टॉप लॉस आपका बढ़ता है 2950 का, 2950 के स्टॉप लॉस साथ में पोजीशंस होल्ड करें या फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं 3100 के टारगेट के लिए। हिंडाल्को की बात करें तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग है। अभी सारे मेटल स्टॉक्स के अंदर में देखें तो साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। अगर पहले हमने जब यहाँ पे ट्रेड किया था तो पहले हमने बात करी थी आपको असेंडिंग ट्रायंगल की, और अभी हमें जो देखने के लिए मिल रहा है वो अब मिल रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो अगर आप डिसेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न को अगर देखेंगे तो कुछ दिन इसी एरिया में होगा। अब ये जिस साइड ब्रेकआउट करेगा उस साइड आपको तेज़ी या मंदी देखने मिलेगी, इसलिए अभी फ्रेश पोजीशन ना बनाए। 380 के बाद शॉर्ट करेंगे और लगभग 390 के बाद ही लॉन्ग करेंगे। थोड़ा सा हमें ट्रेंड ओवरऑल देख के ही बाय या सेल करना है।
HUL की बात करें तो HUL में भी लगभग डिसेंडिंग ट्रायंगल का आपको एक पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड आपको तेजी या मंदी देखने मिलेगी, उसी हिसाब से पोजीशन लेंगे। मंदी के संकेत थोड़े से ज़्यादा मिल रहे हैं। ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिल रही है और बहुत ही एब्सोल्यूट कैंडल है, हालांकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ओवरऑल आप देखेंगे तो नीचे में 620 तक आपको लेवल देखने मिल सकता है। अगर फिर से 620 के आसपास आता है तो फिर से एक फ्रेश बाय बनेगा। यहाँ से रिवर्सल पे एक अच्छी तेज़ी बनेगी, स्टॉप लॉस 600 का। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो यहाँ पे तेज़ी बनी हुई है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे और अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। करंट लेवल्स पे आपको बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रखिए लगभग 57.5 का और तेज़ी बनेगी तो लगभग 63 तक के टारगेट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इंडसइंड बैंक के अंदर भी तेज़ी बरकरार है और 1040 के बाद में ही फ्रेश खरीदारी करने की सलाह दी हुई है। 1000 के स्टॉप लॉस साथ में 1040 के ऊपर बाय करें, टारगेट 1100 रुपये तक का। इन्फोसिस ने लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है और यहाँ पे जिस तरीके का फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन टाइप का बन रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से और तेज़ी देखने के लिए आपको मिलेगी। अब इसके डिविडेंड की नेक्स्ट डेट देखनी होगी कि किस तरफ है, जो कि शायद इसी हफ्ते है, तो वो थोड़ा सा ख्याल रखें क्योंकि उसके बाद में थोड़ी सी वैल्यू गिर सकती है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल यहाँ पे आपको अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। 1440 1480 तक के टारगेट्स के लिए 1360 अभी यहाँ पे इमीडिएटली बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो 1360 का स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है, इसलिए बेटर रहेगा कि आप अगर 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर खरीदें, अदरवाइज़ अभी अवॉइड करें। IOC की बात करें तो IOC अभी वापस हायर लेवल से बार बार इसमें रिजेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप को हायर लेवल्स पे होल्ड कर पा रहा है। इसने अभी तक अपने लेवल को रिटेस्ट नहीं किया है, शायद ये रिटेस्ट करने के लिए वापस आ सकता है, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो वापस बार बार हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट करता रहेगा। तो चाहे कंसोलिडेट करे चाहे नीचे आए, दोनों ही केसेस में हमें बाय करना है। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है 107.5, अगर ये मैं स्टॉप लॉस देता हूँ तो ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इससे बेटर होगा कि 105 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ITC की बात करें तो एक चैनल जो यहाँ पे है बना, उसके बाहर क्लोजिंग दी है, तो उम्मीद है कि कल अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है 215 के बाद में अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो ITC के अंदर में एक बाय का व्यू बन रहा है अभी, लेकिन एक चीज़ और देखने है कि अर्निंग सीजन भी इसका मतलब जो अर्निंग्स है वो भी ट्यूसडे को डिक्लेयर होती हुई दिखाई देगी, जो हो सकता है कि एक अच्छा डिविडेंड दे। अगर वो डिविडेंड के कारण ये बढ़ रहा है, क्योंकि अगर लोअर लेवल से हम देखें तो 10 से 12 रुपये का डिविडेंड आने की एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है, तो 200 से ये 10 रुपये ऑलरेडी बढ़ चुका है। अगर ये और 216 रुपये तक जाता है तो मुझे लगता है कि फिर से 10 रुपये के आसपास का डिविडेंड ये ऑलरेडी डिस्काउंट करके रख चुका है, इसलिए फिर बड़ी तेज़ी थोड़ी सी मुझे लगता है कि आपको लेट हो जाएगी बाय करने में, लेकिन फिर भी 216 के बाद में फ्रेश ब्रेकआउट आएगा तो 233 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। JSW स्टील की बात करें तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। इस ट्रायंगल में अगर देखें तो जब तक इस ट्रायंगल में है कोई बाय सेल नहीं बनता है। लगभग अगर देखें तो ये जो एरिया है 670 का, ये एक जो लेवल है इसके नीचे जाएगा तो सेल बनेगा, लेकिन अभी हमें सेल नहीं करना है। वहीं अगर हम अभी करंटली बात करें, इमीडिएटली अगर अपसाइड जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है जो फिर से तेज़ी देगा, लेकिन हमें 730 से लेकर 670 के बीच में अभी कुछ नहीं करना है, उसके बाद ही कोई पोजीशंस बनाएंगे। 650 से लेकर 637 की जो रेंज है ये बहुत ही अच्छी बाइंग रेंज नज़र आ रही है। कोटक बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी एक ऐसा लग रहा है राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन टाइप का अब बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है यहाँ पे भी अब वापस आपको कोई भी डिप मिले तो मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए। लास्ट 2 दिन से इसने क्लोजिंग देखे तो 20 डे 50 डे के ऊपर करी है, तो ये काफ़ी अच्छे संकेत दे रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक यहाँ पे फाइनली अब एक बाय का मुझे सिग्नल दिखाई दे रहा है, तो कोई भी डिप मिलती है तो बाय करें और तेज़ी होती है तो भी बाय करें। टारगेट यहाँ पे 1900 और 2000 के बन के निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस की अगर बात करूँ तो लगभग 1750 का स्टॉप लॉस रहेगा। L&T की बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा राउंडिंग बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बना है और मुझे लगता है कि और कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई देगा, तो बाय का तो व्यू बना हुआ है ऑलरेडी। 1440 के स्टॉप लॉस के साथ में बाय करके रखें, ऊपर में 1520, 1560, 1600 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। मारुति की बात करें तो कंटिन्यूसली अभी भी अप ट्रेंड में है, लगभग 7100 टू 7200 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह तो नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, थोड़ा सा डिप मिले तो बाय करके जरूर चलें। M&M के अंदर में हमने बाय का ही व्यू लिया था और अच्छी तेज़ी ऑलरेडी देखने के लिए मिल रही है। अब एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास आ चुका है, यहाँ से 880, 920 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस बनता है 815 पे। नेस्ले इंडिया की बात करें तो यहाँ बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिल रही है, तो एक बार नीचे की तरफ आ सकता है। 17,250 के आसपास आता है तो यहाँ पे एक बार बाय करें, वापस यहाँ से रिवर्सल मिलेगा तो और अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। 17,750, 18,000, 18,750। NTPC की बात करें तो यहाँ पे एग्जिट का व्यू रहेगा हमारा। यहाँ पे बिल्कुल मुझे लगता है कि वॉल्यूम के साथ में जब गिरावट हुई है, पैटर्न कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड है,
एग्जिट कर ले स्टॉक से। लेकिन फिर भी अभी अगर देखें तो पावर स्टॉक्स के अंदर में कहीं ना कहीं तेज़ी ज़रूर बनी हुई है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट कर दी है, तो बेरिश बन रहा है। इसलिए मेरा व्यू रहेगा कि आप इसमें सेल करें, मतलब एग्जिट कर ले। और अभी फिलहाल इमीडिएटली कोई पोजीशन नहीं बनाए, कोई रिवर्सल होता है तो पोजीशन ज़रूर बनानी चाहिए। यहाँ पे अगर देखें तो हर तरीके से, हर पैमाने से एक सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, लेकिन सेल नहीं करेंगे, बट लॉन्ग पोजीशंस भी नहीं रखनी है। ONGC की बात करें तो ONGC भी यहाँ पे बार बार हायर लेवल्स पे रिजेक्शन देखने के लिए मिल रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी मुझे लगता है कि साइडवेज है जिस तरीके से पैटर्न है, और आपको एक ट्रायंगल पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे भी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। अब जिस साइड ब्रेकआउट होगा उसी साइड आपको तेज़ी मंदी देखने मिलेगी। तो जब तक एक ब्रेकआउट डिसाइसिव नहीं होता तब तक पोजिशंस को होल्ड करें। और जिनके पास ऑप्शंस में है तो ऑप्शंस के लिए जितना ज़्यादा आप होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लॉसेस बढ़ते रहेंगे। तो जिनके पास भी किसी भी स्टॉक में जो साइडवेज है उसमें आप निकल जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। PNB की बात करें तो 42.55 इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल है, उसी के आसपास ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे लगता है जिस तरीके से वॉल्यूम यहाँ बढ़ते हुए नज़र आ रही है, अगर कल इसे इमीडिएटली डाउन ट्रेंड मिल गया तो यहाँ से एग्जिट कर लेना ही बेहतर रहेगा। हमने एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट देखा था, उसके बाद में अच्छी तेज़ी भी देखने मिली। 44 का हमारा टारगेट था, जो मुझे लगता है ऑलमोस्ट यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ही मुझे लगता है मिस होते हुए नज़र आ रहा है। कल अगर नेगेटिव क्लोज होता है तो यहाँ से क्लियरली एग्जिट कर लें। पावर ग्रिड की बात करें तो एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिल रही है, लेकिन हालांकि इन जब भी गिरावट हो रही है आप देखेंगे वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है, तो ये वॉल्यूम की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है स्टॉक के अंदर में। तेज़ी में ज़रूर इसमें पार्टिसिपेशन मिलता है वॉल्यूम के साथ में, इसलिए मुझे यहाँ पे कोई रिस्क दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी लेवल वाइज देखा जाए तो 225 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये ब्रेक होने से रिस्क बन सकता है, जो कि हाईली पॉसिबिलिटी की कल हो सकता है। लेकिन फिर भी मुझे ओवरऑल तेज़ी ही स्टॉक के अंदर में दिखाई दे रही है, तो बने रहें स्टॉक के अंदर में। और मुझे लगता है 225 का स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि नीचे में वॉल्यूम नहीं है, तो हो सकता है कि एक बार आपको फिर से नीचे ले जाए, तो वहाँ पे और ऐड करने की कोशिश करें। RBL बैंक की बात करें तो अच्छी तेज़ी कंटिन्यूसली देखने के लिए मिल रही है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आते हुए नज़र आ रहा है। और वहीं पे जिस तरीके का ट्रेंड बना हुआ है, एक लगभग रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है, और ऑलरेडी हमने 220 तक के ही मैक्सिमम टारगेट की बात करी है, इसके आसपास आता है, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें। रिलायंस में होल्ड का ही व्यू था, कोई बाय या सेल का तो व्यू नहीं था। जिनके पास पोजीशंस थी डेफिनेटली उन्हें बाय करके चलना चाहिए था। बहुत ही बड़ी वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है। लास्ट 2 दिन की अगर वॉल्यूम देखी जाए तो बहुत ही शानदार तेज़ी के संकेत मिल रहे हैं, और लास्ट डे हमने डिस्कशन भी किया था कि इसमें तेज़ी बन सकती है। जिस तरीके से वॉल्यूम दिखाई दे रही है, प्राइस में एक्शन नहीं है, इसलिए बेटर रहेगा 1960 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को मेंटेन करें। और आज हमने लास्ट डे हमने देखा कि 2100 तक के लेवल देखने के लिए मिले। सारे मूविंग एवरेजेस वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे और तेज़ी आपको बनते हुए दिखाई दे सकती है। और जिस तरीके का फॉर्मेशन है, एक यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने के लिए मिल सकता है। आप अगर देखेंगे तो W टाइप का पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है, और अगर राउंडिंग बॉटम आप बनाएंगे तो राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन भी बन रहा है, इसलिए बहुत अच्छी तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2200 तक के इमीडिएट टारगेट नज़र आ रहे हैं। स्टॉप लॉस करंट लेवल्स पे 2040 का। SBI लाइफ में कोई बाय या सेल नहीं है। जिन्हें लगता है कि इसमें तेज़ी बन सकती है वो ज़रूर यहाँ पे ट्रेड करें। एक फॉर्मेशन ज़रूर बना हुआ है 960 के स्टॉप लॉस के साथ में। करंट लेवल्स पे बाय किया जा सकता है 1000, 1020, 1040 के टारगेट के लिए। SBI की बात करें तो SBI कंटिन्यूसली हायर लेवल्स पर ट्रेंड कर रहा है, और अभी फिलहाल इसके अंदर में मेरा टारगेट जो है वो 450 बना हुआ है। कोई भी रिट्रेसमेंट में बाय करने का सलाह रहेगा, डिप में बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 400 का। श्री सीमेंट्स की बात करें तो फिलहाल कोई बाय या सेल नहीं है, अवॉइड करेंगे स्टॉक। सन फार्मा की बात करें तो बहुत ही शानदार ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में देखने मिल रहा है। काफ़ी डिसअपॉइंट किया है मार्जिन्स के हिसाब से, और कोई खास ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रही है। 680 का वैसे भी हमारा स्टॉप लॉस था, और ऑलरेडी पैटर्न यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो चुका था, हमने डिस्कशन भी किया था, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद में फॉलो ऑन नहीं मिला, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे अराइज हो चुका था। और वही हमने देखा रिजल्ट्स के बाद में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखने के लिए मिली है, और 660 इसका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट अगर ये ब्रेक होता है तो और गिरावट देखने मिल सकती है। जिनके लॉन्ग पोजीशन है, कोई भी बाउंस मिलता है, एग्जिट कर लें। टाटा कंज्यूमर की बात करें तो 660 हमारा शॉर्ट के लिए स्टॉप लॉस था। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे जिस तरीके का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये तेज़ी बिल्कुल बन सकती है फिर से, इसलिए यहाँ से शॉर्ट्स आपको एग्जिट कर लेने चाहिए। मुझे लगता है नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन होगी यहाँ पे, शॉर्ट्स एग्जिट कर ले, लॉन्ग्स लेकिन नहीं बनाने अभी। टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके का ट्रेंड है बिल्कुल तेज़ी में बना हुआ है, और अभी करंट लेवल्स पे भी बाय किया जा सकता है, लेकिन 320 के ऊपर बाय करना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। 310 के स्टॉप लॉस के साथ में टारगेट रहेगा 340 का। टाटा स्टील की बात करी जाए तो करंटली साइडवेज है, साइडवेज टू नेगेटिव दिखाई दे रहा है। कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं है, बट अभी सेल भी नहीं करना है।
TCS की बात करें तो लास्ट डे हमने एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिल रही है और जिस तरीके का पैटर्न है मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। टेक महिंद्रा की बात करें 1000 के ऊपर में बाय का व्यू दिया था, 1040 1080 के टारगेट्स के लिए। जिस तरीके का पैटर्न है यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, जिनके पास पोजीशन से होल्ड करें, फ्रेश पोजीशंस को भी डिप मिलती है तो बाय करें 1000 के स्टॉप लॉस के साथ में। टाइटन की बात करें 1577 पे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है और यहाँ पे भी एकदम साइडवेज पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल जरूर देखने के लिए मिल रही है बट उस तरीके की प्रॉपर कैंडल नहीं है ये, इसलिए इस कैंडल का सिग्निफिकेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बट ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे साइडवेज दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा सपोर्ट लगभग इसने 1570 के आसपास बनाया है। 1570 का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वापस ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 1600 के बाद में 1600 के ऊपर क्लोजिंग होते ही शानदार ब्रेकआउट देखने मिलेगा जो ऊपर में 1700 1750 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिल रही है विदाउट वॉल्यूम, ओवरऑल बिल्कुल तेजी में है तो मुझे लगता है तेजी का ट्रेंड बना हुआ है, बाय करके ही चलना चाहिए करंट लेवल्स पे 6500 के स्टॉप लॉस के साथ में। यूपीएल की बात करें तो यूपीएल में एक फ्लैग पैटर्न टाइप का कैंडल पैटर्न बना हुआ है और मुझे लगता है यहाँ से तो ऑलरेडी आपको एग्जिट करना है, कोई फ्रेश बैंक का तो कोई व्यू नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिनको रख के चलना है तो लगभग यहाँ पे 760 का रख सकते हैं, बीच में से 790 का रख सकते हैं। इन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ भी पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। विप्रो की बात करें तो विप्रो में एकदम क्लियरली बहुत अच्छी तेज़ी कंटिन्यूसली बनी हुई है, ब्रेकआउट भी होते हुए नजर आया है। यहाँ एक डोजी बनते हुए नजर आ रही है। अभी डोजी का सिग्निफिकेंस ये है कि हमें फिर अब वेट करना पड़ेगा कल के लिए कि कल किस साइड ओपनिंग होती है। नेगेटिव ओपन होगा तो रिस्क बनेगा, पॉजिटिव ओपन होगा तो यहाँ पे आपको तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। इसलिए बेटर रहेगा कि जिस साइड का ट्रेड हो उसी साइड का ट्रेड करें। नेगेटिव ओपन होगा तो एग्जिट कर लें लॉन्ग्स को, और अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो लॉन्ग्स कैरी करें। ऊपर में अच्छे टारगेट्स देखने मिलेंगे, 550 तक के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी बात पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।